गैसियस एक्सचेंज एनिमल्स की अगर हम बात करें, सबसे पहली बात जिस तरह प्लांट्स में हमने बात की थी, क्या मकसद होता है गैसियस एक्सचेंज का? टू डू रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है? गैसियस एक्सचेंज का पर्पज होता है। रेस्पिरेशन क्या होता है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस बाय विच एनी ऑर्गेनिज्म गेट एनर्जी। क्या मिलती है उसको? उसके जरिए एनर्जी मिलती है। और उसमें होता क्या है बेटा? उसमें हमारे पास ग्लूकोज सी से, अगर हम बात करें रेस्पिरेशन की, तो उसमें क्या होता है? ग्लूकोज कंबाइन होता है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। और क्या बनाता है बेटा? CO2 प्लस H2O, और साथ में क्या बना देता है बेटा? एनर्जी। सो दिस इज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में ये हो रहा होता है। अब इस रेस्पिरेशन के लिए हमें क्या चाहिए? ये ऑक्सीजन कहां से आएगी? बाहर से आएगी, हवा से आएगी। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा? गैसेस एक्सचेंज। तो अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में भी क्या होता है? पर्पज ऑफ गैसेस एक्सचेंज इन एनिमल्स इज टू डू रेस्पिरेशन। नाउ अब बेटा अगर हम बात करें एनिमल्स में रेस्पिरेटरी सरफेस की, सबसे पहले अगर ये आपको ये जानना होगा व्हाट इज रेस्पिरेटरी सरफेस। रेस्पिरेटरी सरफेस क्या होता है बेटा? वो जगह, वो सरफेस, वो मेम्ब्रेन या वो सरफेस जिससे गैसेस पास होकर किसमें शामिल हो जाए? ब्लड में। क्योंकि हमारा बेसिक मकसद क्या है? ब्लड में ऑक्सीजन को पहुंचाना। तो ऑक्सीजन बॉडी में शामिल हो। अच्छा, यहाँ ब्लड भी हो सकता है या यहाँ पे बॉडी भी हो सकता है। उनके कुछ ऐसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें ब्लड प्रेजेंट नहीं होता। तो यहाँ पे अगर मैं ह्यूमन के केस पे बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या है? वो रेस्पिरेटरी सरफेस क्या है? वो सरफेस या वो मीडियम जिसमें से पास होकर गैस क्या हो? ब्लड में या बॉडी में शामिल हो, उसे आप क्या कहते हो? रेस्पिरेटरी सरफेस। अब रेस्पिरेटरी सरफेस यूनिसेलुलर एनिमल्स में अलग होती है, मल्टी सेलुलर एनिमल्स में अलग होती है। बेटा व्हाट इज अ यूनिसेलुलर एनिमल? ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिसमें एक ही सेल पाया जाता हो ना। यूनि मीन्स वन, सेलुलर मीन्स सेल। सो यूनिसेलुलर मीन्स it is formed by only one cell. So unicellular organism की एग्जांपल है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ इज अ काइंड ऑफ एनिमल व्हिच इज यूनिसेलुलर। अगर किसी के पास है एक ही सेल, मैं आपसे पूछता हूं बेटा, अगर किसी एनिमल के पास एक ही सेल है, ये सेल है, और ये सेल ही पूरा एक ऑर्गेनिज्म है, इट इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। सो एक सेल पूरा ऑर्गेनिज्म है ना, तो ये किस तरह से गैसेस एक्सचेंज करेगा? ये अपनी सेल मेम्ब्रेन के जरिए कैसे एक्सचेंज करेगा? बेटा इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है, जो इसकी कवरिंग होती है, उसके जरिए क्या होंगी? गैस पास होकर अंदर आएंगी ऑक्सीजन, और जो कार्बन डाइऑक्साइड वो बनाएगा वो क्या निकल जाएगी? यहां से ही बाहर। सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के केस में उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन ही क्या होगी? उसका रेस्पिरेटरी सरफेस। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ यूनिसेलुलर एनिमल है रेस्पिरेटरी सरफेस कौन सी होती है उनकी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहां तक बात समझ में आ रही है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है? यूनिसेलुलर एनिमल्स की रेस्पिरेटरी सरफेस। अब हम बात करते हैं मल्टी सेलुलर एनिमल्स की। मल्टी सेलुलर एनिमल्स कौन से होते हैं? जिनके अंदर दो या दो से ज्यादा सेल पाए जाए। सो दे आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब बेटा मल्टी सेलुलर एनिमल्स में भी जो हमारे पास रेस्पिरेटरी सरफेस होती है वो दो टाइप्स की होती है। एक होती है बॉडी सरफेस। बॉडी सरफेस का मतलब है कि भाई मेरी बॉडी सरफेस क्या है? मेरी स्किन। ये पूरी मेरी स्किन क्या है? बॉडी, मेरी बॉडी सरफेस है। और एक होती है इंटरनल सरफेस। इंटरनल सरफेस का मतलब है मेरी बॉडी के अंदर कोई सरफेस पाई जा रही है। सो मल्टीसेलुलर एनिमल्स में दो टाइप की सरफेसेस होती है। एक होता है बॉडी सरफेस जो कि बॉडी में आम एनवायरनमेंट के साथ एक्सपोज है। मेरे स्किन जो है वो एनवायरनमेंट के साथ एक्सपोज रही है। सो दिस स्किन इज बॉडी सरफेस। अच्छा, और इंटरनल सरफेस क्या होगी? मेरी मतलब मेरे बॉडी के अंदर कोई सरफेस है। सही है? यहाँ पे मल्टीसेलुलर एनिमल की अगर हम बात करें तो जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बॉडी सरफेस को एज अ रेस्पिरेटरी सरफेस इस्तेमाल करते हैं, उनमें कौन कौन से एनिमल्स आते हैं? अर्थवॉर्म और इंसेक्ट्स। सो इंसेक्ट्स एंड अर्थवॉर्म, ये दो एनिमल्स ऐसे हैं बेटा जिनकी जिनकी रेस्पिरेटरी सरफेस कहाँ होती है? कहाँ मौजूद होती है? उनकी अपनी बॉडी सरफेस में। मतलब जो उनकी आउटर सरफेस होती है ना, किसी भी इंसेक्ट की, अगर कोई कीड़ा होता है, कोई इंसेक्ट होता है, तो बेटा उसकी जो आउटर सरफेस होती है वो उसी के जरिए क्या कर रहा होता है? रेस्पिरेशन या गैसियस एक्सचेंज कर रहा होता है। मतलब वो उसकी रेस्पिरेटरी सरफेस होती है। अगर हम अर्थवॉर्म की बात करें तो अर्थवॉर्म की जो आउटर सरफेस होती है, जाहिर सी बात है आपके अंदर या मेरे अंदर, हमारे अंदर हमारी स्किन जो है वो रेस्पिरेटरी सरफेस नहीं है बेटा। हम लोग क्या स्किन के जरिए गैसेस को अंदर, गैसेस को बाहर लेते हैं? नो। कौन कौन ले सकता है? इंसेक्ट्स एंड अर्थवॉर्म। बात समझ में आ रही है? सो
उनकी बॉडी सरफेस क्या होती है, उनकी रेस्पिरेटरी सरफेस। नाउ अगर हम बात करें किसकी, ऐसे एनिमल जो जिनकी इंटरनल सरफेस एज अ रेस्पिरेटरी सरफेस होती है, उनमें कौन कौन आते हैं, वी ह्यूमंस, इसके अलावा बर्ड्स और मैमल्स। बेटा ये तीन, इसके अलावा बहुत सारे होते हैं, मैंने आपको एग्जांपल अभी तीन दिए, ह्यूमन, बर्ड और मैमल। ये तीन ऐसे एनिमल्स हैं जो के जिनकी रेस्पिरेटरी सरफेस कहां मौजूद होगी बेटा, बॉडी के अंदर इंटरनल सरफेस होगी, सही है। और जिस तरह हमारा है, हम क्या करते हैं बेटा, सांस को बाहर से लेते हैं और हमारा हवा कहां जाती है, लंग्स के अंदर। तो इसका मतलब ये कि हमारी रेस्पिरेटरी सरफेस कहां मौजूद है, लंग्स के अंदर। तो लंग्स कहां है, हमारी बॉडी के अंदर। सो मीन इट इज द इंटरनल सरफेस। बात समझ में आ रही है। सो अगर हम बात करें रेस्पिरेटरी सरफेस की, तो यूनिसेलुलर एनिमल्स में अलग होगी, मल्टीसेलुलर एनिमल में अलग। यूनिसेलुलर एनिमल क्योंकि एक ही सेल है, तो उसमें सेल मेम्ब्रेन क्या होगी, उसकी रेस्पिरेटरी सरफेस। मल्टीसेलुलर एनिमल में दो टाइप के होता है, एक होता है जिनकी आउटर सरफेस या जिनकी बॉडी सरफेस ही क्या होती है, उनका रेस्पिरेटरी सरफेस, विच इंक्लूड अर्थवर्म एंड इंसेक्ट्स। और कुछ ऐसे एनिमल होते हैं जिनकी इंटरनल सरफेस उनकी क्या होती है, रेस्पिरेटरी सरफेस। एग्जांपल्स आर ह्यूमन, बर्ड एंड मैमल्स। यहां तक बात समझ में आ रही है। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस, बेटा कोई भी रेस्पिरेटरी सरफेस ऐसी नहीं बन जाती, उसका रेस्पिरेटरी सरफेस होने के लिए ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए। देखो मैं आपसे अगर सवाल पूछूं, भाई मेरी स्किन रेस्पिरेटरी सरफेस क्यों नहीं है, क्यों नहीं पास हो सकती इसमें से ऑक्सीजन, और क्यों नहीं निकल सकती इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड, तो आप बोलोगे सर क्योंकि इसमें वो प्रॉपर्टीज नहीं है जो एक रेस्पिरेटरी सरफेस में होनी चाहिए, वो खसूसियात मेरी स्किन में नहीं है जो एक रेस्पिरेटरी सरफेस में होनी चाहिए। हाँ, वो खसूसियात अर्थवर्म की आउटर सरफेस में है, वो खसूसियात इंसेक्ट की आउटर सरफेस में है, लेकिन हमारी आउटर सरफेस में वो खसूसियात पाई नहीं जाती। अब वो खसूसियत क्या है, वो खसूसियत क्या होनी चाहिए जिसकी वजह से कोई भी सरफेस रेस्पिरेटरी सरफेस बन सकती है। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, इट शुड बी थिन। ये बेटा पतली थिन होनी चाहिए। अगर ये थिक हुई, बेटा ये मैं आपसे पूछता हूं, अगर आपको गैसेस को पास करवाना है एक जगह से दूसरी जगह, तो अगर कोई सरफेस है, कोई मोटी है बहुत ज्यादा, इसमें से पास होना आसान है या फिर कोई पतली से पास होना आसान है, थिन से? बात समझ में आ रही है। सो अवर स्किन क्यों नहीं है उनके, बेटा ये बहुत थिक है, इसमें से गैसेस पास नहीं हो सकती बिकॉज इट इज थिक। तो पहली प्रॉपर्टी इसकी आ गई। नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इट शुड बी वेट। व्हाट इज वेट? नमी होनी चाहिए इसमें। वेट का मतलब होता है थोड़ी बहुत, एक होता है वेट, एक होता है ड्राई। ड्राई का मतलब होता है खुश्क, वेट का मतलब होता है जिसमें क्या हो, थोड़ी बहुत नमी पाई जाती है। सो दूसरी प्रॉपर्टी जो कि रेस्पिरेटरी सरफेस के पास होनी चाहिए, दैट इज इट शुड बी वेट। मतलब वो क्या हो, उसमें क्या होनी चाहिए, थोड़ी बहुत नमी जरूर होनी चाहिए। थर्ड प्रॉपर्टी, इट शुड बी परमिएबल। परमिएबल का मतलब क्या होता है कि वो गैसेस को आसानी से पास होने दे। परमिएबिलिटी, जिस तरह बेटा हमारे पास ये एक सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो सेल मेम्ब्रेन इज अ सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन ऐसी मेम्ब्रेन होती है कि जो कि कुछ चीजों को पास होने देती है और कुछ चीजों को पास होने नहीं देती। सेल मेम्ब्रेन इज अ सेलेक्टिव परमिएबल स्ट्रक्चर। तो परमिएबल स्ट्रक्चर वैसा स्ट्रक्चर होगा जो कि अपने अंदर से हर चीज को पास होने दे, ऐसा ही है। सो जो हमारे पास रेस्पिरेटरी सरफेस है, इट शुड बी परमिएबल फॉर गैसेस। मतलब अगर ये गैसेस के लिए परमिएबल ही नहीं है, भाई अगर ये वो रेस्पिरेटरी सरफेस पास ही नहीं होने दे रही गैसेस को, so how can it be act as a respiratory surface? No, कभी भी एक्ट नहीं कर सकती बेटा वो रेस्पिरेटरी सरफेस में। अच्छा, लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, इट शुड बी लार्ज इन रिलेशन टू द वॉल्यूम ऑफ बॉडी। बॉडी के वॉल्यूम के से बहुत ज्यादा बड़ी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हमारा बॉडी का वॉल्यूम बेटा ये पूरा हाथ से लेकर हमारा चेस्ट, हमारा हेड, नेक, हमारा चेस्ट, हमारा एब्डोमेन, हमारे लोअर लिम्स, ये सारा पूरा हमारा क्या है, पूरी आउटर बॉडी स्ट्रक्चर है। मतलब ये हमारा क्या है, पूरा वॉल्यूम ऑफ बॉडी है, हमारा पूरा वॉल्यूम ऑफ बॉडी है, हमारा पूरा जो आपको दिख रहा है सामने, सही है। तो वॉल्यूम ऑफ बॉडी है, इस वॉल्यूम ऑफ बॉडी से बहुत ज्यादा बड़ा होना चाहिए रेस्पिरेटरी सरफेस को। अब आप बोलोगे सर जो लंग्स है, फेफड़े हमारे अंदर जो लंग्स है, वो तो बिल्कुल, वो तो बस सिर्फ यही प्रेजेंट है ना, तो वो तो इतने छोटे और हमारी बॉडी तो बहुत बड़ी है। तो किस तरह से हमारे लंग्स के अंदर इतनी ज्यादा सरफेस पाई जा सकती है, हमारी बॉडी से भी ज्यादा सरफेस कैसे हो सकती है लंग्स के अंदर?
ये सवाल पैदा हो सकता है बेटा, और होना भी चाहिए। सबसे पहले ये पॉइंट आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इट शुड बी लार्ज इन रिलेशन टू द वॉल्यूम ऑफ बॉडी। मैं समझाऊंगा आपको कि वो किस तरह से इतनी छोटी जगह पे इतना ज्यादा वॉल्यूम कैरी करते हैं। अच्छा, अगर हम ह्यूमंस की बात करें, हम ह्यूमंस के अंदर जो सरफेस एरिया, दिस इज सरफेस एरिया, ओके, एस ए मतलब सरफेस एरिया। सरफेस एरिया जो ह्यूमन के अंदर है रेस्पिरेटरी सरफेस का, वो 20 गुना ज्यादा है हमारी बॉडी के मुकाबले में। मतलब मेरे लंग्स के अंदर जो एल्वियोलाई है ना रेस्पिरेटरी सरफेस, अगर मैं उन सब एल्वियोलाई को जमा करूं और मैं उस सब एल्वियोलाई के वॉल्यूम को एक जगह जमा करूं, तो हमारी पूरी बॉडी है ना, पूरी बॉडी, इस तरह की 20 बॉडीज, 20 बॉडीज अगर मिल जाए तो उसके बराबर बनेगा हमारा क्या नाम है, रेस्पिरेटरी सरफेस। अगर आपके लंग्स की मैं बात करूं तो आपके लंग्स के अंदर जो एल्वियोलाई है, अगर उन सबको मैं मिलाऊं तो आप जैसी बॉडी के 20 टाइम्स जो है वो बनेगा, मतलब 20 गुना ज्यादा बनेगा वो उससे। दिस मच रेस्पिरेटरी सरफेस हमें नीड होती है। सवाल ये पैदा होता है क्यों सर इतनी ज्यादा रेस्पिरेटरी सरफेस की हमें नीड क्या है? व्हाई सो लार्ज रेस्पिरेटरी सरफेस इज नीडेड इन आवर बॉडी? भाई सवाल ये पैदा होता है ना यार, 20 गुना ज्यादा हमारी बॉडी से रेस्पिरेटरी सरफेस लंग्स के अंदर है। सवाल ये पैदा होता है व्हाई? उसका आंसर क्या है बेटा? बिकॉज वी हैव बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स इन आवर बॉडी। देखो हमारी बॉडी के अंदर जो है ना अरबों खरबों सेल्स है। ये जो मैं नंबर बोल रहा हूँ बेटा, बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स, कोई आम नंबर नहीं है। इसका मतलब है बिलियंस एंड ट्रिलियंस का मतलब है अरबों और खरबों। मतलब अगर आप 1 के आगे 8 9 10 जीरो भी लगाओ ना, दिस इज बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स। इतने ज्यादा सेल हमारी बॉडी में पाए जा रहे हैं। अब हमारे हर एक सेल को क्या चाहिए? क्या चाहिए? ऑक्सीजन। हमारे हर एक सेल को क्या चाहिए बेटा? ऑक्सीजन चाहिए। तो हर एक सेल के लिए ऑक्सीजन अगर हमें लानी है तो हमें रेस्पिरेटरी सरफेस भी उतनी ज्यादा चाहिए। उनके बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स को चाहिए भाई, कोई ऐसा नहीं है कम सेल्स हो। बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल के लिए अगर हमें ऑक्सीजन लेनी है तो हमारी रेस्पिरेटरी सरफेस शुड बी लार्ज इनफ टू कैरी दैट मच ऑक्सीजन व्हिच इज नीडेड बाय आवर बॉडी। मतलब इट शुड बी लार्ज इनफ। कितनी होनी चाहिए? उतनी होनी चाहिए कि जितनी बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल को चाहिए। और बिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ सेल को कितनी चाहिए? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा ऑक्सीजन इन सेल्स को चाहिए होता है। सो बिकॉज वी हैव बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स इन आवर बॉडी, सो टू गेट इनफ ऑक्सीजन फॉर देम द सरफेस एरिया शुड बी लार्ज इनफ। द सरफेस, जो सरफेस एरिया होना चाहिए वो क्या होना चाहिए बेटा? लार्ज इनफ होना चाहिए है। अब वो सवाल पे आते हैं हम कि इतने से लंग्स तो बस यहां से लेकर यहां तक होंगे, तो भाई इतने से सरफेस में, इतने से लंग्स में इतनी ज्यादा बॉडी से इतनी ज्यादा रेस्पिरेटरी सरफेस कैसे आ गई कि वो हमारी बॉडी से 20 गुना ज्यादा है? हाँ। अब उसका सवाल बेटा, उसका जवाब ये है, सपोज करो ये हमारे पास एक एल्वियोलाई है। अच्छा अभी जो मैं शो करने वाला हूँ, मैं आपको पूरे लंग्स के स्ट्रक्चर नहीं बताऊंगा, मैं कुछ एल्वियोलाई बताऊंगा आपको। सपोज करो ये हमारे पास क्या है बेटा? ट्रेकिया। डिवाइड हुआ किसमें? ब्रोंकाई में। ब्रोंकाई फर्दर किसमें डिवाइड होंगे बेटा? किसमें डिवाइड होंगे? ब्रोंक्यूल्स में। सो सपोज करो अगर ये ब्रोंक्यूल है हमारे पास, क्या है? तो अगर इस ब्रोंक्यूल के ऊपर, ऐसी बात है, ब्रोंक्यूल के बाद कौन से स्ट्रक्चर आते हैं? एल्वियोलाई। तो इनके ऊपर क्या आ गया बेटा? एल्वियोलाई। बेटा ये बहुत सारे एल्वियोलाई प्रेजेंट है। इसी तरह हर एक ब्रोंक्यूल में क्या होगा? आप कह सकते हो थाउजेंड ऑफ एल्वियोलाई प्रेजेंट होंगे हर एक ब्रोंक्यूल में। और ब्रोंक्यूल्स की तादाद भी बहुत ज्यादा होगी। तो अगर आप मल्टीप्लाई करो ना बेटा, तो ये बहुत सारे एल्वियोलाई बनेंगे। और हर एक एल्वियोलाई की अपनी क्या है? एक रेस्पिरेटरी सरफेस है। मतलब अगर मैं एक एल्वियोलाई को यहां से लूं, दिस इज वन एल्वियोलाई, मैं इस एक एल्वियोलाई की अपनी ये क्या है बेटा? दिस इज रेस्पिरेटरी सरफेस। भाई जिस तरह सेल होता है ना, यहां हमने देखा था सेल की ये सेल मेम्ब्रेन क्या थी? रेस्पिरेटरी सरफेस। तो एल्वियोलाई की जो एल्वियोलर मेम्ब्रेन है ये क्या होगी यहाँ पे? रेस्पिरेटरी सरफेस। तो यहाँ पे बेटा हमारी बॉडी में जाहिर सी बात है मिलियंस ऑफ एल्वियोलाई हैं। कितने? मिलियंस ऑफ एल्वियोलाई। तो मिलियंस ऑफ एल्वियोलाई की अगर आप रेस्पिरेटरी सरफेस को अगर आप मैं इसको यूं तोड़ूं और इसको यूं सीधा करूं, ये हमारे पास एक रेस्पिरेटरी सरफेस बन जाएगी। मैं अगर इन सबको मिलाता जाऊं ना बेटा,
तो इतने ज्यादा बनेगा कि हमारी बॉडी के साइज के मुताबिक वो 20 टाइम्स ग्रेटर होगा। वो यहां पे मैंने लिखा हुआ है, सरफेस एरिया इन ह्यूमन इज 20 टाइम्स टू द साइज ऑफ बॉडी, मतलब 20 गुना ज्यादा हमारी बॉडी के साइज के जितना प्रेजेंट होगा। बेटा बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? तो बेटा यहां तक जो है हमारा क्या खत्म हो गया, गैसियस एक्सचेंज इन एनिमल्स। नेक्स्ट लेक्चर से हम इंशाल्लाह आगे हम स्टार्ट करेंगे गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमंस।